हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चर्चा कर रहे थे वैकल्पिक चिकित्सा में। ठीक है, तो हमारी चर्चा का जो विषय था वो था वैकल्पिक चिकित्सा। वैकल्पिक चिकित्सा में हम एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा हम किस तरह रोगी का रोग में उपचार कर सकते हैं, किस तरह से रोगों से निदान हम पा सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। तो आज हम पढ़ेंगे एक्यूप्रेशर के प्रभाव। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एक्यूप्रेशर का प्रभाव। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर के प्रभाव में हम पढ़ते हैं कि शरीर के जो सादृश्य बिंदु पर दबाव देकर, जब हम शरीर के सादृश्य जो बिंदु होते हैं, जो हमारे प्रतिबिंब केंद्र होते हैं, तो शरीर के जब इन बिंदुओं पर दबाव देकर न केवल उपचार किया जाता है अपितु उसी बिंदु के द्वारा रोग का निदान भी किया जाता है। जब हम उस शरीर के किसी अंग पर, जो हमारे शरीर के प्रतिबिंब केंद्र होते हैं, जो हमारी हथेलियों में और पैरों के तलवों में जो हमारे प्रतिबिंब केंद्र होते हैं, तो इन पर दबाव देकर न केवल उपचार किया जाता है बल्कि जो शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है उस रोग से भी निदान किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ शरीर में सम स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जो हमारी स्थिति विषम स्थिति होती है शरीर की, तो इन दबाव के कारण, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के कारण क्या है, शरीर को सम स्थिति में लाया जाता है। तो इस पद्धति के द्वारा रोग के निदान का आधार, इस पद्धति के द्वारा रोग के निदान का आधार सबल और सरल प्रभावकारी माना जाता है। कि जब भी हम अपनी इस चिकित्सा के द्वारा अपने शरीर के प्रतिबिंब केंद्रों पर सादृश्य जो बिंदु होते हैं उन पर दबाव देते हैं, तो इस चिकित्सा को सरल और सबल और प्रभावकारी माना जाता है। ये प्रभावकारी भी है, सरल है और सबल है। ठीक है, तथा उपचार जो होता है एक विस्मयकारी होता है। जब भी हम इस चिकित्सा के द्वारा शरीर के रोगों का निदान पाने में हम कोई भी दबाव डालते हैं, किसी भी बिंदु पर हम दबाव डालते हैं, तो एक चमत्कारी विस्मयकारी ये चिकित्सा हमारी देखी गई है। और एक खर्चे के नाम पर तो कोई लागत है ही नहीं, इसमें बहुत ही ये सरल चिकित्सा है और इसमें किसी भी तरह की कोई लागत नहीं होती, बहुत कम खर्चे पर यह चिकित्सा होने वाली है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि पेट में दाईं ओर भयंकर दर्द होने का कारण क्या हो सकता है। तो जब भी हमारे पेट में दर्द होता है तो इसमें निदान के लिए क्या होता है कि दर्द होने की दशा में निदान के लिए न तो किसी प्रकार के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड अथवा किसी जांच के बिना भी उस भाग के सादृश्य बिंदुओं पर किसी एक्यूप्रेशर उपकरण द्वारा दबाव देकर यह जाना जा सकता है कि पेट में जो दर्द है उसका कारण आंतों में सूजन है, अपेंडिक्स का सूजन है, या स्त्रियों के मामले में डिंबाशय आदि में कारण हुआ है। मतलब कि जब ये इतनी सरल और बिना खर्चे की चिकित्सा है कि अगर पेट में किसी भी दर्द में उपचार हम करना चाहते हैं, पेट के जैसे दाईं तरफ दर्द है, तो हमें उस बिंदुओं पर दबाव देकर हम ये पता लगा सकते हैं कि पेट में जो दर्द है वो हमारे किस कारण से दर्द हुआ है, कि वो डिंबाशय में दर्द के कारण हुआ है, अपेंडिक्स के कारण हुआ है, या आंतों में सूजन के कारण हुआ है। तो इस तरह से हम इन सादृश्य बिंदुओं पर दबाव देकर के पेट की समस्या का निदान हम कर सकते हैं। ठीक है, और उससे संबंधित बिंदु पर उपचार देने में अधिकांश मामलों में लाभ अनुभव हुआ है। मतलब कि जब हम इन बिंदुओं पर दबाव देते हैं तो क्या है, हमें लाभ का ही अनुभव हुआ है, हमें किसी भी हानि का अनुभव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार यह पद्धति सरलतम, प्रभावशाली एवं निर्दोष है। तो इसलिए इस पद्धति को सरल, प्रभावशाली और निर्दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही कम खर्चे वाली चिकित्सा होती है। इसमें किसी भी प्रकार की हमारे शरीर को कोई भी हानि नहीं होती है। अगर कोई गरीब परिवार है, किसी के पास खर्चे के लिए कोई पैसे नहीं है, या किसी भी तरह की कुछ वो कर नहीं सकता है, तो इसमें क्या होता है कि इसको कम खर्चे पर भी हम चिकित्सा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 100% ये हमारा देखा गया है, शोध के कारण एक पाया गया है कि इसमें रिजल्ट जो मिलते हैं हमें वो बिल्कुल सुखद और हमारे संतुष्टिपूर्ण जो होते हैं वही हमें रिजल्ट इसके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमें किसी बॉडी पर, किसी बॉडी के पार्ट पर, या हमें अपने प्रतिबिंब केंद्र जो हमारे रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, रिफ्लेक्स बिंब होते हैं, तो उन पर दबाव जब हम देते हैं तो हमारे शरीर के एक पार्ट से अलग
अगर कोई बीमारी है तो हम उसका पता लगा सकते हैं और कम खर्चे पर इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर का प्रभाव हमारा इसी तरह से अनेक जनजातियों में पाया जाता है। ठीक है, एक्यूप्रेशर के द्वारा क्या होता है कि जो भी आजकल के जो लोग हैं वो एक्यूप्रेशर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर का हम अनजाने में भी यूज़ करते हैं। अगर किसी तरह से हमें दर्द होता है, कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी जगह पर, स्थान पर हमें दर्द होता है तो क्या है, हम वहाँ पर अपने अंगूठा लेके जाते हैं, हम उस चीज़ को दबाने लगते हैं। अगर हमारे हाथ में दर्द है तो क्या होगा कि हम उस हाथ को ऐसे दबाने लग जाएंगे। क्यों? तो हमें पता नहीं है कि ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा, लेकिन फिर भी हम देते रहते हैं। ठीक है, अब एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जैसे कि पहले लोग आभूषण पहनते थे बहुत ज़्यादा। पुरुषों में भी ये प्रकृति पाई गई है कि पुरुष भी आभूषणों से युक्त होते थे। तो वो उनका एक कारण ये भी होता था कि जो हमारे कुछ रिफ्लेक्स सेंटर है वो उन आभूषणों के द्वारा दबाए जाते हैं। जैसे कि माथे में बाहों के बीच में हम बिंदी लगाते हैं तो वो भी हमारा एक रिफ्लेक्स सेंटर है। ठीक है, हाथ में हम कंगन पहनते हैं या कड़ा पहनते हैं तो उसके द्वारा, एक हम धागा बांधते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे ये रिफ्लेक्स सेंटर दबते रहते हैं। कानों में कुंडल पहने जाते हैं तो उसका भी एक रिफ्लेक्स सेंटर होता है, वो भी हमारे वहाँ पे दबाव देता है। उंगलियों में हम पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं या कुछ भी चीज़ पहनते हैं तो उससे क्या है, हमारे जो उंगलियों के जो रिफ्लेक्स सेंटर, जो प्रतिबिंब केंद्र है, वो भी हमारे उनसे दबते रहते हैं और हमारे जो अनेक रोग होने वाले होते हैं तो इन कारणों के कारण वे भी रोग हमें नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा बताया गया है। एक्यूप्रेशर का प्रभावशाली जो प्रकार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और लाभकारी सिद्ध हुआ है हमारे क्षेत्र में। तो इसलिए आज के टाइम में क्या होता है कि एक्यूप्रेशर की चिकित्सा, जो हमारी वैकल्पिक चिकित्सा है, ये प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक रूप है। तो इसको ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम खर्चीली होती है और सरलपूर्ण और सिद्धपूर्ण जो है ये हुई है हमारी प्रणाली। तो इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्यूप्रेशर के प्रभाव। अब आते हैं हम निदान के बारे में। ठीक है, ये था हमारा एक्यूप्रेशर का प्रभाव। अब हम निदान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि किस तरह से हम निदान कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। तो एक्यूप्रेशर जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। एक्यूप्रेशर जो है हमारी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। अतः निदान के लिए हमारे समक्ष न तो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं और न ही कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट आदि हमारे समक्ष होती है। इसलिए इसमें हमें पूर्णतः शरीर के विभिन्न जो बाह्य और आंतरिक लक्षणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? ये जो एक्यूप्रेशर एक चिकित्सा, ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक पार्ट है, एक भाग है। तो इसके निदान के लिए है हमारे पास न तो कोई वैज्ञानिक उपकरण होता है और न ही कोई पैथोलॉजी लैब वगैरह या रिपोर्ट वगैरह हमारे पास होती है। तो इसमें हमें पूर्णतः, एक्यूप्रेशर में हमें पूर्णतः शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जो भी बाह्य लक्षण होते हैं, जो भी आंतरिक लक्षण होते हैं, उन पर ही हमें पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। तो जो सामान्यतः गंभीर रोगों के निदान के लिए हमें रोगी के लक्षणों, रोग के इतिहास आदि के विषयों में गहन पूछताछ करनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एक्यूप्रेशर की चिकित्सा देते हैं तो रोगी जब हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है तो उसमें क्या है कि हमें जो गंभीर रोग हैं, गंभीर रोगों के निदान के लिए जो भी रोगी को कोई रोग होगा तो उसके बारे में हमें, उसके लक्षणों के बारे में पूछना चाहिए, रोगी के रोग के इतिहास के विषय में आदि हमें गहन पूछताछ हमें करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर के इन्हीं भौतिक शरीर वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल से मिलकर बना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है। ठीक है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, तो इन 5 तत्वों से जो है हमारा शरीर मिलकर बना है। तो शरीर में इन्हीं तत्वों के असंतुलन से बीमारी का जन्म होता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जन्म लेगी वो पंच तत्वों के कारण ही होगी। जब भी पंच तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ जाएगा, जब भी वे असंतुलन अवस्था में आ जाएंगे, तभी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इन पंच तत्वों के आधार पर शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का अध्ययन किया जाता है। तो जो ये पंच तत्व होते हैं हमारे शरीर में, तो इन्हीं के द्वारा जो है हम शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे भागों का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर, इसको ही आधार बनाकर हम शरीर के प्रमुख 5 रूट जो हमारे होते हैं और 5 मुख्य जो हमारे अवयव होते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गई हमारी, ठीक है, फेफड़े हो गए हमारे और हृदय हो गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इन्हीं के आधार पर हम
उन सब चीज़ों का, रोग का पता लगा पाते हैं। तो हम केवल 5 तत्वों से संबंधित, 5 ऊर्जा तथा 5 संबंधित शरीर के अवयव को ध्यान में रखकर उपचार करना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारे पंच तत्व है और पंच तत्वों के द्वारा जो भी शरीर में हमारे 5 मुख्य अवयव हैं, उनके ही आधार पर हमें शरीर का, जो शरीर में रोग है उनका निदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए क्या होता है कि जब वायु तत्व और ऊर्जा से संबंधित अवयव लीवर है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं कि वायु तत्व है हमारा, ठीक है। वायु तत्व जो है ऊर्जा से संबंधित होता है और वायु तत्व ऊर्जा से संबंधित होकर हमारे लीवर से भी संबंध रखता है। तो इसका जो मुख्य अवयव जो होगा 5 जैसे हमारे हैं, तो वायु है, वायु हमारा ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा का जो इसका मुख्य जो अवयव होगा वो लीवर होगा, ठीक है। तो लीवर से रिलेटेड जो भी हमारे रोग होंगे तो हम वायु तत्व के द्वारा उसे पहचान सकते हैं और उस वायु से रिलेटेड जो भी हमारे रोग होंगे उसका हम निदान कर सकते हैं। तो 5 तत्वों में वायु प्रथम तत्व तथा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 5 तत्वों में जो वायु है, वायु जो है हमारा प्रथम तत्व है और इसमें ऊर्जा जो है महत्वपूर्ण, जो है इसमें ऊर्जा होती है। इसी प्रकार जो है चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से यकृत के कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो इसमें जो यकृत है, जो हमारा लीवर है, तो लीवर के जो मुख्य जो कार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं। मतलब एक जो हमारा शरीर है वो एक लीवर पे ही टिका हुआ होता है। अगर शरीर में लीवर कार्य करना बंद कर देता है तो हमारी जो भी आंतरिक अंग है वे भी धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है कि जब इसके द्वारा 1000 से भी अधिक रासायनिक क्रियाएं संपादित होती रहती है। जब हमारा लीवर कार्य करना बंद कर देता है तो हमें भी भूख लगनी बंद हो जाती है। जब हमारे अंदर वायु प्रवेश नहीं करेगी, जल प्रवेश नहीं करेगा, भोजन प्रवेश नहीं करेगा, तो जो हमारे आंतरिक जो अंग है, जो भी हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किडनी है और जो भी हमारा सिस्टम है हमारे अंदरूनी, तो वो क्या है अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे पाचन संबंधी रोगों से लेकर हृदय रोग, तिल्लियम, किडनी संबंधी रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जब भी हम इस वायु तत्व की चिकित्सा कर लेते हैं तो उसके साथ साथ में क्या होता है कि जब हमारा पाचन संबंधी रोग है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके द्वारा 1000 से भी अधिक रासायनिक क्रियाएं संपादित हो जाती है। जब भी हम किडनी से वायु तत्व से संबंधित हम पॉइंट को दबाएंगे, एक रिफ्लेक्स सेंटर को दबाते हैं, तो उससे क्या हमारी अनेक क्रियाएं भी संपादित होती रहती हैं और अनेक रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में संपादित होती रहती है। तो उससे क्या है, जब हमारा पाचन संबंधी संस्थान जो है वो सही रहेगा तो हमारे शरीर के अनेक अंग भी ठीक तरह से कार्य करेंगे। और जब हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो हमारा हृदय भी ठीक रहेगा और हमारा लीवर भी ठीक रहेगा। तो इसी तरह किडनी आदि के संबंधित रोगों के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो हमारा अंग होता है वो लीवर होता है। अगर लीवर हमारा खराब हो जाता है तो वो सभी तरह के रोगों को एक तरह से जन्म दे देता है हमारे शरीर में। और जब अनेक रोगों का जन्म हमारे शरीर में हो जाएगा तो क्या होता है कि हम अपने शरीर को उस अवस्था तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एक प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि जब हम किसी भी पॉइंट पर दबाव देते हैं तो उस पॉइंट पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, साथ में उसके साथ ही अनेक अंगों पर भी उसका असर पड़ता है। अब जैसे कि हमने लीवर की बात करी थी, वायु तत्व के बारे में हमने पढ़ रहे थे, तो वायु तत्व में क्या होता है कि हमें वायु तत्व हमारा ऊर्जा से संबंधित होता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर कार्य किस तरह से कर पाएगा। इसीलिए ऊर्जा के बिना हमारा शरीर कार्य नहीं कर पाएगा। और जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी, जब तक शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे। और ऊर्जा अगर हमारे शरीर को नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद कर देंगे। तो इसलिए शरीर के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा हो गई या हमारी वैकल्पिक चिकित्सा हो गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है, ठीक है। तो इनका निदान हमने इस तरह से बताया, क्योंकि जो पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों के द्वारा ही हमारे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। अगर पंच तत्वों में से एक भी तत्व में असंतुलन पैदा हो जाता है तो उसी के लिए वही कारण होता है हमारे शरीर में रोगों को जन्म देने का, ठीक है। तो उस तरह से अपने पंच तत्वों को संतुलन अवस्था में रखने के लिए हमें एक ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा जो है, इस पद्धति को हम अपनाते हैं। अब इसमें आगे आता है कि दबाव हमें किस तरह से देना चाहिए, कि दबाव की हमारी विधि कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है।
दबाव की विधि कैसी होनी चाहिए? दबाव में क्या होता है कि प्रतिबिंब केंद्रों के स्थान निर्धारण के पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है हमारा, ये उठता है कि बिंदुओं पर दबाव किस प्रकार डालना चाहिए। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमें किस रोग के लिए कौन से अंग को प्रभावित करता है, मतलब कौन सा रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कौन सा प्रतिबिंब केंद्र को कितनी देर तक दबाएं और किस तरह से दबाएं कि हम इस रोग से का उपचार हम ठीक तरह से कर पाए। तो ये हमारा प्रश्न एक उठता है। तो इस प्रश्न के लिए होता है कि ये होता है कि जब भी हम दबाव देते हैं तो किस तरह से हमें दबाव देना चाहिए। दर्द से परेशान रोगी को अधिक कष्ट न हो। रोगी का उपचार करते समय हमें अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे रोगी अत्यंत सहज स्थिति में बैठा हुआ हो। सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए कि जो रोगी है वो सहज और स्थिति में बैठा हो, मतलब अत्यंत सहज स्थिति में बैठा हुआ हो। पहला है हमारा रोगी अत्यंत सहज स्थिति में बैठा हुआ हो। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें एक्यूप्रेशर की चिकित्सा देने के लिए क्या चाहिए कि रोगी जो है हमारी सहज स्थिति में बैठा हुआ हो। और दूसरा है कि चिकित्सा रोगों को जो चिकित्सक होता है, चिकित्सक रोगों को यह स्पष्ट रूप से बताए कि रोगी के विभिन्न प्रतिबिंब बिंदुओं पर किस तरह से दबाव डाला जाएगा, और रोगी को यह पता चल जाएगा कि दबाव डालने से इतना दर्द हो रहा है, तो वो क्या है यह अल्प अवधि के लिए, मतलब कि कुछ ही समय के लिए ये दबाव पड़ेगा। तो अर्थात अंगूठा तथा उपकरण से दबाव पर जो दर्द हो रहा है, जब दबाते हैं तो दर्द हो रहा है, तो उसका हटाने पर ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जब हम किसी भी पॉइंट पर हम दबाव दे रहे हैं तो वो दबाव तब तक ही है, जब मतलब कि वो दर्द तभी तक है जब तक हम उस प्रतिबिंब केंद्र पर दबाव दे रहे हैं। जैसे ही हम अपना अंगूठा या कोई भी उपकरण हम वहाँ से हटाएंगे तो वो दर्द भी उसके साथ ही हट जाएगा। तो ये जो दर्द होता है ये कुछ अल्प अवधि के लिए होता है, मतलब कि कुछ ही समय के लिए होता है। तो ये रोगी को हमें अवश्य बताना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि रोगी को जब इतना पता चल जाएगा कि दर्द ये कुछ ही समय के लिए, तो वो क्या उस दर्द को सहन कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार उसके रोगों के मस्तिष्क से भय समाप्त हो। तो जो रोगी के मस्तिष्क में एक भय है कि हमें कितना दर्द होगा इसके दबाव से या हमारे साथ क्या होगा, तो वो जो डर है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा और उसकी ग्रहणशीलता क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा दबाव की विधि कुछ। तो हमने आज पढ़ा था कि एक्यूप्रेशर का प्रभाव हमारा किस तरह से हमारे शरीर पर पड़ता है और निदान हम किस तरह से दे सकते हैं, और दबाव की विधि में हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं आज, और बाकी के पॉइंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा एक्यूप्रेशर का प्रभाव था, एक्यूप्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे की जो चर्चा है वो हम अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।